Very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham, and I welcome you once again on the platform of Smart Gida. हम लोग मंथली आरबीआई के न्यूज़ एंड बीएफए के न्यूज़ को कवर कर रहे थे आपके आने वाले एसबीआई क्लैरिकल एंड पीओ मेंस को मद्देनजर रखते हुए। तो बीएफए नवंबर मंथ का बीएफए का सेशन हमने ऑलरेडी देखा। इनफैक्ट आरबीआई की न्यूज़ जो कि नवंबर मंथ की थी, ये भी एक वीडियो जो है अपलोड हो चुका था, बट इस वीडियो में काफ़ी सारी ग्लिचेस थी जिसकी वजह से हम दोबारा से इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ आप सभी के सामने है। आरबीआई वाइडन्स एक्सेस टू इट्स एनडीएस ओएम यानी कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म। तो यहां पे देखिए आरबीआई जो है एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लोगों के पास डायरेक्ट एक्सेस भी होती है, इनडायरेक्ट एक्सेस भी होता है। बट यहां पे लोग आएंगे किस लिए, क्या होगा इस प्लेटफॉर्म? देखो, दुनिया की हर देश जो है, दुनिया की हर गवर्नमेंट जो है बच्चा, है ना, हर देश की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करती है। मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करने का? तो मोटिव होता है भैया कैपिटल कैपिटल रेस करना, अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कैपिटल रेस करना। भारत के अंदर सिक्योरिटीज को इशू करने का काम किसका है? आरबीआई का है। ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। भारत के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कौन इशू करेगी? तो आरबीआई इशू करेगी। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ करता था, पहले 2002 से पहले, ठीक है, इंडिया में, है ना, ये जो सिक्योरिटीज इशू होती थी, ये जो सिक्योरिटी इशू होती थी, या जो सिक्योरिटी ट्रेड होता था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेड होता था, है ना, ये फिजिकली हुआ करता था, फिजिकली हुआ करता था। अब क्योंकि फिजिकली हो रहा है, काफी ज्यादा पेपर वर्क्स होते थे, काफी ज्यादा पेपर वर्क्स होते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ग्लिचेस देखने को मिलती थी, ग्लिचेस देखने को मिलती थी। वही पैरेलली पैरेलली अदर कंट्रीज जो है उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया था। अदर कंट्रीज ने ऑलरेडी जो है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर दिया था। जिसके बाद इंडिया ने भी क्या किया भैया, इंडिया ने भी 2002 के अंदर एनडीएस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, एनडीएस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। पर ध्यान रहे, ये जो एनडीएस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था फॉर द इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट, है ना, फॉर द इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट जहां पे पहली बार, प्राइमरी मार्केट यानी कि वो मार्केट जहां पे सिक्योरिटीज पहली बार, फर्स्ट टाइम इशू हो रही है, फर्स्ट टाइम इशू हो रही है। ठीक है, इसके बाद 2005 में लॉन्च किया गया एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म को, 2005 में लॉन्च किया गया एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म को। ये किसके लिए? सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? यहां पे ऑलरेडी ओन्ड सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, ऑलरेडी ओन्ड, ऑलरेडी ओन्ड सिक्योरिटीज को यहां पे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के लिए, है ना, कुछ एंटिटीज है जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस है, कुछ एंटिटीज है भैया जो कि डायरेक्ट आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करेगी, आरबीआई से परचेस करेगी, है ना, आरबीआई से डायरेक्टली परचेस करेगी। एंड कुछ एंटिटीज है जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो वो इस एंटिटी के पास जाएगी और बोलेगी भैया आरबीआई के थ्रू मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस करना है। तो किसी के पास, कुछ के पास डायरेक्ट एक्सेस होगा एंड किसी के पास इनडायरेक्ट एक्सेस होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सेस होगा। तो आइए देखते हैं भैया न्यूज क्या कह रहा है। सो यहां पे आरबीआई वाइडन डायरेक्ट एक्सेस टू इट्स नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होगी। ठीक है, टू अ ब्रॉडर सेट ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। किसको किसको आप देखोगे? आरआरबीज के पास डायरेक्ट एक्सेस होने वाला है, लोकल एरिया बैंक्स, एनबीएफसी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इनके पास भी डायरेक्ट एक्सेस होगा। इनडायरेक्ट एक्सेस आप देखो किसके पास है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट के पास इनडायरेक्ट एक्सेस होने वाला है। इसके लिए आपके पास क्या है? क्राइटेरिया भी है।
उन्हीं एंटिटीज को एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा फॉर ट्रेडिंग, है ना, जो कि सब्सिडरी जनरल लेजर जो है वो मेंटेन कर रहे हैं अपने, है ना, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं बेसिकली। साथ ही साथ आप देखोगे या तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपका करंट अकाउंट हो, या तो किसी भी डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के साथ, डेजिग्नेटेड सेटलमेंट बैंक के साथ आपकी क्या होनी चाहिए भैया, तो आपकी करंट अकाउंट होनी चाहिए। तो एनडीएस ओएम प्लेटफॉर्म के लिए डायरेक्ट एक्सेस इन एंटिटीज के पास है, इनडायरेक्ट एक्सेस जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, कॉर्पोरेट्स के पास है। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आरबीआई दिवाली प्लान ट्रांसपोर्टिंग 102 टन फ्रॉम इंग्लैंड। तो हम लोग अब देखोगे क्या कर रहे हैं, गोल्ड रिजर्व जो हमारे कहां रखे हुए हैं, गोल्ड रिजर्व जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे हुए हैं, वो हम लोग वापस ला रहे हैं। क्लियर है, गोल्ड रिजर्व जो बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है ये हम लोग वापस ला रहे हैं। कितना, तो आरबीआई अनाउंस टू ट्रांसपोर्ट एन एक्स्ट्रा 102 टन ऑफ गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड टू सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटी इन इंडिया as per the 43rd half yearly report on management of foreign exchange reserve अप्रैल सितंबर 2024। आरबीआई के पास 854.73 मेट्रिक टन क्या है, गोल्ड है, जो कि डोमेस्टिक एंड फॉरेन बैंक्स में रखा हुआ है। ठीक है, ये आपको बीआईएस में रखा है ना, और बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है। 324.01 मेट्रिक टन जो है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड बीआईएस में रखा हुआ है। ठीक है, 51046 जो है ये डोमेस्टिकली हमने रखा है। साथ ही साथ देखोगे शेयर ऑफ गोल्ड इन इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये 9.32% इंक्रीज हो रहा है। कब तक, सितंबर 2024 तक, और ये पहले 8.14% 15% इंक्रीज हुआ था मार्च 2024 तक। याद रखना, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी कस्टोडियन है, किसकी, गोल्ड की। सबसे पहले नंबर पे आपको फेडरल रिजर्व देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं गोल्ड रिजर्व्स की, ठीक है, तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व किसके पास है, यूएसए के पास है ना। 8000 टन से ज्यादा गोल्ड है इनके पास, 8000 टन से ज्यादा है। सेवेंथ नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा, सेवेंथ नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, गोल्ड रिजर्व्स की बात यहां पे की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई add 13 firm to its alert list of unauthorized foreign फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है बच्चा, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और दो प्लेटफॉर्म, ठीक है, दो प्लेटफॉर्म जो ट्रेडर्स को अलाउ करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसीज को खरीदने एंड बेचने में। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज दोस प्लेटफॉर्म दैट अलाउज द ट्रेडर्स टू बाय एंड सेल करेंसीज इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। ठीक है, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेन करेंसी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ऐड 13 फर्म टू इट्स अलर्ट लिस्ट ऑफ अनऑथराइज्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे 13 ऐसी फर्म्स है, ठीक है, जिनके पास ऑथराइजेशन था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में करेंसी को खरीदने एंड बेचने का। उनको यहां पे भैया आप देखोगे अलर्ट लिस्ट में रखा गया है। ऐसे टोटल 88 एंटिटीज हो गई है जिनको अलर्ट लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, आइए, आरबीआई आस्क एनबीएफसी टू मेंटेन एटलीस्ट 25% बोरोइंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट। तो यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है आरबीआई को, आरबीआई के द्वारा, है ना, देखो एनबीएफसी ये रजिस्टर्ड होंगी अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ये डिपॉजिट टेकिंग भी होती है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी आपको देखने को मिलेंगी, एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी देखने को मिलेंगी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज भी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहां पे एनबीएफसी को कहा जा रहा है क्या, कि भैया तुम्हारी जो डिपेंडेंसी है ना, किसके ऊपर, बैंकों के ऊपर, किसके लिए, लोन्स के लिए, बैंक्स के ऊपर जो तुम्हारी डिपेंडेंसी है वो 100% है। आपको क्या करना है भैया, अपनी डिपेंडेंसी जो है वो बैंकों के ऊपर से कम करनी है, ज्यादा सोर्स आपको ढूंढने हैं। तो कहा जा रहा है कि भैया 25% ऑफ ऑल द लोन यू टेक, है ना, एनबीएफसी जितना भी लोन वगैरह लेती है ना, उसका 25% आपको कैपिटल मार्केट से रेज करना पड़ेगा, यानी कि शेयर वगैरह इशू करके आपको रेस करने की जरूरत है। ठीक है, शेयर वगैरह जो है वो इशू करके आपको रेस करने की जरूरत है, ये बात यहां पे की जा रही है। क्लियर है, ठीक है, तो आरबीआई अच्छा यहां है ना, तो यहां पे आरबीआई गाइडेड एनबीएफसी टू मेंटेन एटलीस्ट 25% ऑफ देयर ओवरऑल बोरिंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू आरबीआई लेटेस्ट सेक्टोरल क्रेडिट डिप्लॉयमेंट डेटा, बैंक का लोन टू एनबीएफसी जो है ये 12% ईयर ऑन ईयर से आगे बढ़ रहा है। इट्स स्टूड एट 15.22 लाख करोड़ एज ऑफ अगस्त 2023। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ज्यादा सोर्स होगा तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट इज आरबीआई डेजिग्नेट्स 10-year सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड अंडर फुली एक्सेसिबल रूट, है ना। फुली एक्सेसिबल रूट क्या होता है भैया, तो याद रखना फुली एक्सेसिबल रूट जो है ना, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, याद रखना, यहां पे मैं लिख देता हूं फुली एक्सेसिबल रूट। ठीक है, इसे इशू किया गया था फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, देखो हर देश चाहता है भैया कि फॉरेन कंपनी, फॉरेन एंटिटी जो है वो भारत में क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, भारत में क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। इन्वेस्टमेंट करेगी तो भैया डॉलर्स आएंगे। ठीक है, तो यहां पे एफएआर को इंट्रोड्यूस किया गया है ना, फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसे इंट्रोड्यूस कब किया जा रहा है, मार्च 2020 को, मार्च 2020 को। ठीक है, ये किस में इन्वेस्ट करेंगे भैया, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। किस में इन्वेस्ट करेंगे, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। यहां पे सॉवरेन शब्द आ गया, यानी कि गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स होगा, ये गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स होगा। ठीक है, तो यहां पे एफएआर के अंदर भैया आपको अलग अलग टेन्योर के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग टेन्योर के बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे 5 साल के टेन्योर का, 10 साल, 14 साल, 30 साल। ठीक है, तो यहां पे भैया इन्हीं बॉन्ड्स को ऐड किया जा रहा है। देखो क्या कहा जा रहा है, तो आरबीआई एक्सपैंडेड लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटी दैट नॉन रेसिडेंट कैन इन्वेस्ट इन अंडर फुली एक्सेसिबल रूट बाय इंक्लूडिंग 10 ईयर का बॉन्ड। तो यहां पे देखिए 10 ईयर का बॉन्ड यहां पे इंक्लूड किया जा रहा है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जो 10 ईयर टेन्योर वाला बॉन्ड है जो कि हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इशू कर रहे हैं, ठीक है, इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं भैया। ठीक है, इसे सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। और ये इशू करके आप देखो हम लोग कितना पैसा, हाँ, कितना पैसा हम लोग देखो जनरेट करेंगे। तो आप देखोगे इसको इशू करके हम लोग कितना पैसा है भैया, जो हाँ जी 20,000 करोड़। ठीक है, देख रहे हो 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 करोड़, जिसमें आप देखोगे अलग अलग टेन्योर के, एक 10 साल, दो 10 साल के बॉन्ड होंगे एंड दो 30 साल के बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो फुली एक्सेसिबल रूट के थ्रू जो नॉन रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, वो सॉवरेन या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कैश फ्री लॉन्चेस पायलट फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। तो यहां पे कैश फ्री, अगर आपको याद हो, ये पहली ऐसी कंपनी थी जिसको लाइसेंस मिला था, है ना, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिला था। ठीक है, इसके बाद आपको बिलडेस्क, अमेजॉन पे एंड एडियन देखने को मिलेगी जिसको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैश फ्री जो है ना, एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है। उन कस्टमर्स को यहाँ पे केटर किया जाएगा जो कि इंडिया से बाहर के हैं, इंडिया में पेमेंट करना चाहते हैं। लेट्स से इंडिया के बाहर के हैं, इंडिया में पेमेंट करना चाहते हैं, लेट्स से रेमिटेंस वगैरह भेजना है, तो है ना, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024, है ना, इंडिया 129 बिलियन वर्थ ऑफ रेमिटेंस जो है वो 2025 तक आने वाला है भारत के अंदर। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया पीयर टू पीयर, है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्स है, वाई है, ये लोन देना चाहता है। ठीक है, ये लोन देना चाहता है, ये लोन लेना चाहता है, बीच में कोई मिडिलरी नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या होगा, ये लोन दे देगा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा और इसको कैश की जो डिमांड थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडिया P2P लॉन्च्ड न्यू वर्जन ऑफ ऑफरिंग, जिसे हम मंथली इनकम प्लान प्लस के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लेंडर है वो 18% पर एनम तक, क्या है, 18% पर एनम तक, है ना, कमाई कर सकता है, जो भी वो पैसा लोन पे देगा, है ना। और इंस्टॉलमेंट में जो उसको क्या मिलने वाला है, जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा उसे, भैया मैंने लोन लिया है तो मैं तो इंस्टॉलमेंट दूंगा, उस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। ठीक है, प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा। आइए, आरबीआई इश्यूज न्यू फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई। पहले तो ये समझना जरूरी है कि एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, पहले ये समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है,
देखो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब इन्वेस्टर, है ना, किसी फॉरेन कंट्री के अंदर फाइनेंशियल एसेट परचेज कर रहा है, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है। फाइनेंशियल एसेट बोले सो डिबेंचर्स हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, इससे क्या हो जाएंगे, सारे आपके फाइनेंशियल एसेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में होगा, फाइनेंशियल एसेट में होगा, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी एंटिटी या इंडिविजुअल किसी फॉरेन कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हो, फॉरेन कंट्री के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही हो। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ठीक है, और उसने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया, लेट्स से उसने 10% शेयर, लेट्स से कोई कंपनी है, 100 रुपए की कंपनी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने इस कंपनी का 10% शेयर परचेज कर लिया, यानी कि 10 रुपए का शेयर परचेज कर लिया। कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा आप ओनरशिप नहीं रख सकते, 10 से ज्यादा का शेयर आप किसी, है ना, एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा होगा, अगर 10% से ज्यादा अगर हो रहा है आपका शेयर, मतलब मेरी कंपनी में कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 10% से ज्यादा का मालिक बनने वाला है, 10.1% का या 10.01% का, तो उसे भैया या तो अपने इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई करना होगा एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, और या तो अपने शेयर्स को बेचने पड़ेंगे, या तो अपने शेयर्स को सेल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का अगर भारतीय कंपनी में होता है तो उसे रिक्लासिफाई करना पड़ेगा खुद को एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, ठीक है। ये बात यहां पे कही गई है, क्लियर है बात। आई स्टार इंडिया टू मेक वेब सीरीज ऑन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 90 साल पूरे हो जाएंगे 2025 में, और इस वजह से स्टार इंडिया को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 6.5 करोड़ का। इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, 5 अलग अलग पार्ट्स में या 5 अलग अलग एपिसोड्स में आरबीआई की पूरी जर्नी जो है ना, इसे यहाँ पे एज ए वेब सीरीज जो है आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन। देखो आपको दो प्रकार की इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, एक हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, है ना, इसी को हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इसी को हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन कब होता है, एक बात बताओ, है ना, मैं एक कस्टमर हूं, तो मैं अगर एक कस्टमर हूं तो मेरे पास एक बास्केट होगा, इस बास्केट में वो गुड्स, वो सर्विसेज होंगी जो जिसके ऊपर मैं पैसा खर्च करता हूं, है ना, गुड्स होंगे प्लस सर्विसेज होगा, ठीक है। अब अगर इन चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है ना, या रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर मेरे अगर मेरे बकेट में अगर मेरे बकेट में रखे हुए जिन चीजों का, जिन गुड्स का, सर्विसेज का मैं कंजप्शन करता हूं, अगर उसके दाम बढ़ रहे हैं, यानी कि भैया इन्फ्लेशन का सिचुएशन। याद रखना यहां पे बेस ईयर होता है 2012, बेस ईयर होता है भैया 2012, ठीक है। एक इन्फ्लेशन होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, ठीक है। यहां पे वो बकेट ऑफ गुड्स होता है, यहां पे वो बकेट ऑफ गुड्स होता है जो कि होलसेल मार्केट में बेचा जाता है, जो कि होलसेल मार्केट में बेचा जाता है। इसका बेस ईयर होता है 2011-12, ये बात याद रखना है, ठीक है। अब सीपीआई इन्फ्लेशन जो है अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए सीपीआई इन्फ्लेशन गांव का भी हो सकता है ना, अर्बन और रूरल भी हो सकता है। अरे एक बात बताओ, शहर में रहने वाले व्यक्ति का बास्केट, कंजप्शन बास्केट अलग हो सकता है, गांव में रहने वाले व्यक्ति का कंजप्शन बास्केट अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या कहा जा रहा है, एज पर द डेटा रिवील्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, CPI based inflation यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन रीच्ड 14 महीने में सबसे ज्यादा स्टूड एट 6.21%। याद रखना इन्फ्लेशन रेट 4% +2 -2, इसे हम आइडल मानते हैं, ठीक है। सितंबर 2024 में कितना था, 5.49% था। अब अक्टूबर 2024 में 6.21% है, जहां पे आप देखोगे इन्फ्लेशन रूरल एरियाज,
है ना। रूरल एरियाज का इन्फ्लेशन मतलब रूरल एरियाज में जो बास्केट है भैया उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, उसका इन्फ्लेशन तो यहाँ पे 6.68% है, अर्बन एरिया में जो इन्फ्लेशन है 5.62% है। फूड इन्फ्लेशन, एक कस्टमर की जो इनकम होती है उसका वो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें करता है, फूड के अंदर, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन जो है भैया ये ईयर ऑन ईयर 10.87 की रफ्तार में आपको देखने को मिल रहा है। हाउसिंग इन्फ्लेशन की बात करूं तो ये 2.8% से बड़ा है अक्टूबर 2024 में, ठीक है। आई इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व पोजीशन एस्टिमेटेड एट 688.27 बिलियन, है ना। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, किसकी, भारत की। तो यहाँ पे 43rd एडिशन ऑफ हाफ ईयरली रिपोर्ट अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच में ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज ऑफ 18 अक्टूबर 2024, ठीक है, इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन है इट स्टूड एट 688.27 बिलियन, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे फॉरेन करेंसी एसेट इसमें कितना है 598.24 बिलियन, गोल्ड कितने का है 67.44 बिलियन, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, रिजर्व ट्रांस पोजीशन, ये आईएमएफ 1969 में से क्रिएट किया गया था, है ना। 1969 में से क्रिएट किया गया था आईएमएफ के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये एक टाइप का रिजर्व होता है जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट के टाइप काम आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का सिचुएशन जब होता है तो इसी रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये आईएमएफ के साथ हम लोग होल्ड करके रखते हैं। रिजर्व ट्रांस पोजीशन 4.32 बिलियन का है। तो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन ये। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक फिगर इन आरबीआई 2024 लिस्ट ऑफ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। देखो ध्यान समझना, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो कि इतनी बड़ी है कि वो गिर नहीं सकती है, टू लार्ज टू फॉल, टू लार्ज टू फॉल, ठीक है। टू लार्ज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है इसे 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब, 2014 में। बोला गया कि भैया जो बहुत बड़ी बैंक है ना, जो अगर गिर गई तो भैया हमारी इकोनॉमिक कंडीशन एकदम डूब जाएगी, तो उनको मजबूत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी वजह से सरकार जो है वो समय समय पे इन बैंकों को चेक करती है कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कुछ रिजोल्यूशन लाने की जरूरत है क्या, मतलब इनको मजबूत बनाए रखना चाहती है सरकार, क्योंकि अगर ये गिरेंगी तो कांड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2014 में एक सिस्टम लाया गया डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का, ठीक है, ठीक है। और इन बैंकों को भैया अलग अलग बकेट्स में रखे गए। इन बैंकों को हमने किस में रखा, अलग अलग बकेट्स के अंदर, ठीक है। बकेट वन में वो बैंक होंगी जहां पे रिस्क कम होगा, लो रिस्क, मतलब गिरने के रिस्क कम है, बैंक के गिरने के रिस्क कम है। बकेट फोर में वो बैंक होगा जो कि हाई रिस्क पे हो, हाई रिस्क पे हो। याद रखना, याद रखना, एसबीआई को इस पर्टिकुलर बकेट में रखा गया 2015 में। एसबीआई को इस पर्टिकुलर, एसबीआई आपको चौथे लिस्ट में देखने को मिलेगा, है ना। इसको रखा गया 2015 के अंदर, ठीक है। तीसरे बकेट में आपको एचडीएफसी देखने को मिलेगा, एचडीएफसी देखने को मिलेगा, इसे रखा गया 2017 के अंदर। और यहां पे आपको आईसीआईसीआई देखने को मिलेगा, इसे रखा गया 2016 के अंदर, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो कि एसबीआई सबसे ज्यादा रिस्क में है तो ये चौथे बकेट में है ना। आईसीआईसीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट है बट लो रिस्क में है तो ये पहले नंबर के बकेट में, पहले बकेट में। क्लियर है। अब होता क्या है, आपको ना बेसल 3 अकॉर्ड कहता है, बेसल 3 अकॉर्ड कहता है कि आपको भैया कुछ अमाउंट जो है मेंटेन करने की जरूरत है रिस्क वेटेड एसेट के तौर पर। रिस्क वेटेड एसेट के तौर पर आपको एक अमाउंट जो है, एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है वो आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि कस्टमर्स के सेफ्टी के लिए, कस्टमर्स के सेफ्टी के लिए उनके डिपॉजिट्स के अगेंस्ट ये रखा जाता है, कस्टमर के डिपॉजिट के अगेंस्ट इसे रखा जाता है, ठीक है। डिपॉजिट के अगेंस्ट इसे रखा जाता है। अब यहां पे भैया क्या कहा जा रहा है कि देखो एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक, ठीक है, इनको एडिशनल कैपिटल बफर जो है वो रखने की जरूरत है। पहले 0.60% रखने की जरूरत थी, अब
0.20 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के 0.80%। एचडीएफसी बैंक को पहले 0.20 अब बढ़ाकर 0.40%। ठीक है, जो डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं इसका क्लासिफिकेशन एसबीआई को 2015 में शामिल किया गया, 2016 में आईसीआईसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक को 2017 में, और ये कंसेप्ट जो है 2014 का है। ठीक है, आइए। गवर्नमेंट reduces टर्नओवर थ्रेशोल्ड टू 250 करोड़ टू गेट मोर कंपनीज ऑन इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म, है ना। इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके अनपेड, आप क्या करोगे, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे अपने अनपेड इनवॉइसेस को लेकर, है ना, इनवॉइसेस को लेकर। इस अनपेड इनवॉइसेस के बदले आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे क्या कहा जा रहा है यहां पे, एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन विच वॉज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे एमएसएमईज जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है जो ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म है, ऐसे एंटिटीज जिनकी टर्नओवर 250 करोड़ है, ठीक है, वो कब तक की है, 31 मार्च 2025 की है। ठीक है, 2025 के लिए। पहले कितना था भैया, पहले टर्नओवर 500 करोड़ का था, पहले ये क्राइटेरिया कितनी थी, 500 करोड़ की, अब क्राइटेरिया 250 करोड़ टर्नओवर की। ठीक है, आप देखोगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है लगातार जो है वो क्या कर रही है, अनपेड इनवॉइसेस को लेकर पैसे आपको देने का काम कर रही है डिस्काउंटेड प्राइस में। 1.38 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 24 में दिया गया है ना। आइए, आरबीआई इंपोजेस 1.64 लाख पेनल्टी ऑन 5 कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये 5 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनके ऊपर पेनल्टी इंपोज किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से। इंडिया आउटवर्ड एफडीआई, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने आपको बताया, अगर कोई एंटिटी या फिर कोई इंडिविजुअल, ठीक है, फॉरेन बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, पर यहां पे आउटवर्ड की बात हो रही है, यानी कि हम भारतीय विदेशों में जाकर, विदेशों में विदेशी बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आउटवर्ड। इनवर्ड होता तो हमारे यहां आ रहा है, तो आउटवर्ड एफडीआई जो है ये 3.7 बिलियन हिट कर रहा है अक्टूबर 2024 में। ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इक्विटी, लोन एंड गारंटी, इसे याद रखना। नेक्स्ट इज आरबीआई अनाउंसेस 3 मंथ स्कॉलरशिप फॉर फैकल्टी मेंबर्स फॉर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो यहां पे ऐसे फैकल्टीज जो कि यूजीसी या फिर एआईसीटीई रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान इनको 50,000 रुपए मंथली अलाउंस मिलेगा, एंड जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इनको ऑनरेरियम मिलने वाला है 2 लाख का। ठीक है, आइए। आरबीआई टू क्रिएट अ डेटा रिपोजिटरी टू इंटीग्रेट क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन, तो रिपोजिटरी का मतलब होता है एक स्टोरेज सिस्टम, तो यहाँ पे क्लाइमेट रिलेटेड डेटा को स्टोर किया जाएगा इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी के अंदर। ठीक है, लेट्स से मुझे देखो, स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, स्टैट्स हर जगह आपको स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्लाइमेट रिलेटेड डेटाज होंगे, उसको हम लोग स्टोर करके रखेंगे, तो फर्दर जब हम लोग इनिशिएटिव वगैरह कुछ लॉन्च करना चाहते हैं क्लाइमेट रिलेटेड, तो वो हमारे पास होने वाला है। 2 पार्ट्स में इसको लॉन्च किया जाए। एसबीआई सीक्स 1.25 बिलियन इन 2024 लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन, डॉलर डिनोमिनेटेड लोन लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे एसबीआई 1.25 बिलियन का डॉलर डिनोमिनेटेड लोन लेने वाला है। ठीक है, डॉलर डिनोमिनेटेड लोन लेने वाला है, याद रखना। ठीक है, अब और ये जो रेट है ये एसओएफआर से, है ना, 92.5 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, एसओएफआर से यानी कि सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट से, है ना, 92.5 बेसिस पॉइंट ज्यादा है। फिलहाल ये क्या चल रहा है, 4.33% चल रहा है। ठीक है, 4.33 चल रहा है। कहां से लोन ले रहा है, तो देखो एक सिंडिकेटेड लोन है ना, बहुत सारी एंटिटीज दिख रही है आपको, तो ये सिंडिकेटेड लोन होने वाला है। ठीक है, और ये 2024 का लार्जेस्ट ओवरसी बोरिंग होने वाला है। ठीक है, at 8.8% छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड हाईएस्ट रिटेल इन्फ्लेशन इन अक्टूबर। रिटेल इन्फ्लेशन अगेन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो भैया आप स्टेट का भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेंटर का भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, जिसकी डेटा नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज करेगी, कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यानी कि सबसे ज्यादा महंगाई कहां देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ के अंदर। लोएस्ट इन्फ्लेशन आपको दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ठीक है, लोएस्ट इन्फ्लेशन दिल्ली में, सबसे कम महंगाई
दिल्ली में सबसे ज्यादा महंगाई छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई प्रिपेयर्स बुकलेट इन संताली लैंग्वेज टू क्रिएट फाइनेंशियल अवेयरनेस अमंग ट्राइबल्स। देखो जो ट्राइबल्स होते हैं वो हिंदी में बात तो करते नहीं है, ना तो इंग्लिश में बात करते हैं, बट हम हमेशा इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि हम जो बैंकिंग सिस्टम है, इस बैंकिंग जो सर्विसेज है, इसकी पेनिट्रेशन को हमें बढ़ाना है ट्राइबल्स तक, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तक, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तक हमें क्या पहुंचाना है भैया, हम बैंकिंग सर्विसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है। बट अगर मुझे नॉलेज ही नहीं होगा, ठीक है, अगर मुझे नॉलेज नहीं होगा, या फिर अगर जो कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे आरबीआई मुझे फाइनेंशियली लिटरेट करना चाहती है, अगर वो डॉक्यूमेंट हिंदी में हुआ, इंग्लिश में हुआ, तो भैया मुझे तो आता नहीं हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मैं तो ट्राइबल आदमी हूं। तो उनकी भाषा में संथाली लैंग्वेज, जिसे हम ओलचिक भाषा के नाम से भी जानते हैं, है ना, तो यहाँ पे आरबीआई ने उड़ीसा के अंदर 5 स्पेसिफिक बुकलेट्स लॉन्च किए। ये बुकलेट्स संथाली लैंग्वेज में है, एंड टू बी मोर प्रिसाइज ये ओलचिक भाषा में है, ठीक है। तो मोटिव क्या है? मोटिव है भैया अवेयरनेस लोगों को पहुंचाना, ठीक है, डिजिटल अवेयरनेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। आरबीआई प्लान्स 2025 लॉन्च ऑफ क्लाउड सर्विसेज काउंटरिंग डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल फर्म। तो यहां पे देखिए क्लाउड सर्विसेज का काम आता है डेटा स्टोर करना, ठीक है, सर्वर्स में, अलग अलग सर्वर्स में डेटा स्टोर किया जाता है। तो आप देखोगे हम लोग AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड, है ना, ये सारे स्टोरेज सिस्टम, क्लाउड डेटा स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरबीआई क्या कह रही है, हम खुद का जो है वो क्लाउड डेटा स्टोरेज सिस्टम को लॉन्च करेंगे। एनपीसीआई आईज रुपए यूपीआई एक्सपेंशन टू 10 कंट्रीज। तो यहाँ पे देखिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कहना है कि यूपीआई सर्विसेज 3 और देशों तक हम पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। कौन कौन से वो देश है? तो त्रिनिदाद एंड टोबैको, पेरू एंड नामीबिया, 7 कंट्रीज में आपको ऑलरेडी जो है इसकी सर्विसेज देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट न्यूज, डेलीगेट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज अटेंड आरबीआई पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल साउथ सेंट्रल बैंक। तो यहां पे देखिए 18 देशों की डेलीगेट्स जो है वो एक मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रही है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मीटिंग हुआ, थीम था बिल्डिंग सिनर्जीज, ठीक है, और ये आरबीआई के 90 ईयर के सेलिब्रेशन के दौरान हो रहा है, ठीक है। Next is RBI nod for Central Bank of India's insurance foray in joint venture with Future Generali। तो यहाँ पे RBI ने the Central Bank of India has received a Reserve Bank of India का approval for its proposed foray into the life and non। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो है प्रोडक्ट्स अब बेचने वाली, ठीक है, प्रोडक्ट्स जो है वो लोगों के लिए रिलीज करेगी, जिसके लिए इसे परमिशन मिल चुका है। बट याद रखना ये परमिशन एक जॉइंट वेंचर के तौर पे मिला है, मतलब एक जॉइंट वेंचर को फॉर्म किया गया है, एंड इसके थ्रू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे जनरली ग्रुप अंडर फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये दोनों का आपको एक जॉइंट वेंचर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज आरबीआई ने 61 लाख का पेनल्टी इंपोज किया है आरबीएल बैंक के ऊपर। नो योर कंज्यूमर, है ना, डायरेक्शंस कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं किया गया। कैश फ्री पेमेंट रिसीव प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस किसको मिल गया? कैश फ्री पेमेंट को मिल गया, ठीक है। आप देखोगे 46 एंटिटीज ऐसी हो गई हैं जिसके पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है इसका लाइसेंस है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इंक्लूड स्पॉट डील टू एक्सपैंड फॉरेक्स रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऐसे ट्रेडिंग है ना जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में होती है, ठीक है, ऐसे ट्रेडिंग जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है, सेबी के थ्रू, एनएससी के थ्रू, बीएससी के थ्रू होती है, तो उसकी डेटा तो सरकार के पास है, आरबीआई के पास है। बट ध्यान रहे ऐसे ट्रेडिंग जो ओवर द काउंटर होती है ना, जितने भी ओवर द काउंटर फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो ट्रांजेक्शन है, जो ट्रेड है ना, वो सीसीआईएल में रिपोर्ट कराना पड़ेगा। सीसीआईएल को राइट मिल गया है एज अ ट्रेड रिपोजिटरी जो है एक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीसीआईएल को डेटा जो है, सीसीआईएल के पास कुल मिलाकर आपका डेटा होना चाहिए ऐसे ट्रांजेक्शन्स का जो कि ओवर द काउंटर हो रहे हैं, ठीक है। आरबीआई imposes restriction on आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डीएमआई फाइनेंस एंड नवी फिनसेव। तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे कुछ एनबीएफसीज है जिनके ऊपर यहाँ पे पेनल्टी इंपोज किया जा रहा है कि भैया आप भी फर्दर जो है लोन्स वगैरह जो है डिस्पोज नहीं करेंगे।
नेक्स्ट न्यूज, आरबीआई ग्रांट बैंक एटीएम ऑपरेटर्स मोर टाइम फॉर कैसेट स्वैप मैकेनिज्म। कैसेट स्वैप मैकेनिज्म है ना, जनरली पहले क्या होता था कि एटीएम में पैसा खत्म हो गया तो फिर बैंक से पैसा जाता था, पैसा को डाला जाता था, फिर एटीएम जो है काम करना शुरू करता था। बट अब यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, 15-20 हजार का खर्चा आएगा, ठीक है, एंड एक पूरा कैसेट होगा, ठीक है, ऐसे कैसेट्स होंगे, इसमें पैसा पहले से डाल के रखा जाएगा, जैसे ही खत्म होगा, है ना, एक कैसेट आपको बैंक में मिलेगा, एक एटीएम के ट्रांजिट में, और एक जो है कहाँ पे एक वन सर्टेन एटीएम वन इन ट्रांजिट में होगा और एक ब्रांच में होगा, ठीक है, तो एक एटीएम में, एक ट्रांजिट में और एक ब्रांच में होगा, ठीक है। तो कैसेट्स बेसिकली ये थोड़ा सा ज्यादा सुरक्षित है बेसिकली। डीबीएस बैंक नॉमिनेट्स रजत वर्मा टू बी नेक्स्ट इंडिया सीईओ। तो डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ कौन अपॉइंट किए जा रहे हैं? रजत वर्मा, ठीक है, सुरजीत सोम को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो हैज रिकमेंडेड विनोद कुमार फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन बैंक एमडी सीईओ। तो इंडियन बैंक के एमडी सीईओ है ना विनोद कुमार जी, ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे एसएल जैन को। नेक्स्ट न्यूज इज, अच्छा तो यहां तक ये न्यूज था। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी और इस पर्टिकुलर सेशन में आई गेस कोई भी ग्लिच नहीं हुआ होगा। सेशन कैसा लगा ये जरूर शेयर करेंगे मेरे साथ। और अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जहां पे हम दिसंबर मंथ के बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के न्यूज एक वीडियो में एंड दूसरे वीडियो में आरबीआई के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज दिसंबर मंथ के इसे डिस्कस करेंगे। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।